कि इसमें 5 में से 4 डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ से हैं और एक डेंटिस्ट सर्जन है। चलिए, तो बहुत बढ़िया है, चर्चा बढ़ाते हैं। और चूंकि तो साधना न्यूज पर एक कार्यक्रम भी चलता है, हेलो डॉक्टर, और एक बार आपसे चर्चा भी हुई है मानसी जी के। जब हमने ये इस कार्यक्रम की शुरुआत बहुत पहले 5 साल पहले की थी, तो डॉक्टर मानसी गुलाटी जुड़ी भी थी, और उस समय से लेकर अभी अनवरत तक वो डॉक्टर लाइव प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन काफी कुछ बदलाव आया है महिलाओं के रहन सहन में, काफी कुछ परेशानियां, खासतौर पर मैं जो चीजें देख पा रहा हूं, अवेयरनेस की बहुत कमी है। और इन दिनों जो प्रजनन क्षमता है, उस एक बहुत सवाल उठ खड़ा हुआ है, पीसीओडी की समस्या बढ़ती जा रही है। आप अपने प्रैक्टिस में क्या देख पा रही है, जो आप इस मंच से हमारे दर्शकों को बता पाएं, क्या करने की आवश्यकता है, क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, पीसीओडी पहले कहा जाता था, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते थे हम लोग, उसको आजकल पीसीओएस बोला जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि आजकल ये लाइफस्टाइल डिजीज बन गया है। तो लाइफस्टाइल में हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारे शरीर में सनराइज पे उठना, सनसेट पे धीरे धीरे आराम की तरफ जाना, ये हमारा डिस्टर्ब हो गया है जॉब्स के कारण। बच्चे भी पढ़ाई के प्रेशर के कारण रात में पढ़ते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई है। दूसरी, हमारा खान पान टाइम गलत, तरीका गलत, खाने का प्लेट में सामान गलत, केमिकल्स ज्यादा, प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा। जो हम पहले पेड़ से तोड़ के खाते थे, आज हम उसको प्रिजर्व करके 6 महीना साल भर रख के खाते हैं, तो वो एक तकलीफ हो रही है। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैजेट्स इतने आ गए हैं, इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इतना पॉल्यूशन शरीर में, तो पीसीओएस की तरफ धक्का मार रहा है। और दूसरा, इतने गैजेट्स आ गए कि हमारे काम पूरे उंगलियों पे हो रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी हमारी एक्सरसाइज नहीं कर रही। तो ये सारे कारण होते हैं। जो पहले पीसीओएस जो है ना, ये बहुत ही ओबेसिटी जैसे जो बहुत समृद्ध परिवार से बच्चा आ रहा है, उसमें देखने को मिलता था, जिसमें एक ओबेसिटी और अनचाहे मेल टाइप की बॉडी हो जा रही है लड़कियों की। तो उस टाइप की चीजें हमको मिलती थी उस समय पे, तो हमको एक्सरसाइज ही मेन उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ करता था। पर आजकल पीसीओएस इतना जनरलाइज्ड वे में पाया जाता है बच्चियों में कि उनको बताना पड़ता है कि आपको लाइफस्टाइल अपनी सुधारनी पड़ेगी। ये फर्क आ गया। मानसी मैम, शासन की तरफ से स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं, बट आपके पास जब मरीज आते हैं तो क्या लगता है कि वो शासन की योजनाओं का पूरा लाभ ले पाती है, उसकी जानकारी उन्हें रहती है? देखिए, मैं शासन को तो बहुत धन्यवाद करूंगी कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उम्र के हर पड़ाव के लिए चल रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ही हमारे यहाँ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चल रहा है योजना, उसके तहत बिटिया जो पहली पैदा होती है तो 5,000 माता के खाते में आता है उस बच्ची के नाम पे, कि उसकी सुकन्या योजना चल रही है कि उसको स्कूल ड्रॉप आउट ना करना पड़े और उसको ऑनलाइन शिक्षा मिल सके। उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उसके विवाह के लिए भी सुरक्षित एक योजना चल रही है कि उसमें कुछ पैसा 10 वर्षों तक आता रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो कन्या भ्रूण हत्या के लिए लोग आते हैं, अभी भी मतलब इतना टफ एक्ट जो चल रहा है पीसीपीएनडीटी एक्ट, उसके बाद भी कई बार महिलाएं सोचती हैं कि कन्या भ्रूण हत्या हो, लेकिन बच्चियों जब उनको समझाया जाता है कि भाई बच्चियों के लिए आजकल इतना सशक्तिकरण है कि बेटा और बेटी एक बराबर है, तो जब हम ये किसी महिला से डिस्कस करते हैं और उसको डर निकाल देते हैं कि पहली बेटी है और दूसरी भी बेटी होगी, तो महिलाएं, अगर योजनाएं कई बार मालूम नहीं रहती हैं, कई बार अवेयर हम नहीं रहते हैं, कई बार हम मोबाइल लेके बैठते हैं, ऊटपटांग चीजें देखते हैं, लेकिन जो योजनाएं हमारे काम की हैं वही हम नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल, आपके पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते होंगे जो आते हैं लेकिन उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। हाँ, बहुत उस सारे स्थिति में डॉक्टर्स किस तरीके से उनको हेल्प करते हैं? बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो प्राइवेट सेक्टर में पेमेंट नहीं कर पाती हैं। उनको जो धन्वंतरी दवाइयां चल रही हैं, जेनरिक दवाइयां चल रही हैं, उनकी जानकारी नहीं होती। उनको वो बताया जाता है कि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो अपन वहां से ले सकते हैं लाभ। आयुष्मान कार्ड की जानकारी नहीं होती लोगों को, वो लाभ ले सकते हैं। 70 वर्ष के ऊपर की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी एक वंदन योजना चल रही है, आयुष्मान वंदन योजना।
वो उनको जानकारी नहीं हो पाती है। जो मैटरनिटी बेनिफिट बहुत सारे अवेलेबल हैं अभी, जननी सुरक्षा योजना, तो उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। कई बार हॉस्पिटल में ही सरकार भेजती है पैसे, लेकिन कई बार मरीजों को जानकारी नहीं रहती है, तो ये उनको जानकारी देना अवेयरनेस होना चाहिए। हाँ। और मेन क्या है कि खासतौर पे हेल्थ और एजुकेशन को लेकर जो अवेयरनेस होना चाहिए वो है ही नहीं है। हाँ। और बहुत सारी विषमताएं आती है। डॉक्टर संध्या के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर संध्या, चूंकि हम बात करें स्त्री रोग से संबंधित, और आज के समय में खान पान काफी मायने रखता है। लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाना अपना आप एक स्टेटस मान लिए है, जबकि ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। हाँ, आजकल यही है कि न्यूट्रिशियस फूड, आपको पता है कि बहुत बच्चों में अवेयरनेस की बहुत जरूरी, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको बोले कि भाई भिंडी बनी है खाओगे तो एकदम मना कर देते हैं। अब उनको बोले बर्गर खा लो तो 4-5 खा लेंगे। तो वही है कि बच्चों में बहुत ज्यादा अभी जो एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स आ रही है इतनी इसलिए हो रही है कि उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो जो उनको मिलना चाहिए वो उनको मिलता नहीं है। और जंक फूड आजकल इतना कॉमन हो गया है कि और लैक ऑफ एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा कम है। पहले बच्चे साइकिल से स्कूल जाते थे, अभी सब कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो उनको प्रॉपर जो एक अब आप खेलोगे, कूदोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपको प्रॉपर भूख लगेगी, तो आप प्रॉपर डाइट लोगे। तो एग्जाम में यही होता है कि भूख नहीं है, नहीं खाएंगे, यही चलता है बच्चों का। या जो उनको खाना चाहिए वो दाल खा लो, बोलो प्रोटीन है, नहीं खाएंगे। तो यही है कि उनको अपने को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है बेसिक लेवल पे कि क्या आपको नीड है बॉडी के ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो डेवलपिंग फेज में है। तो उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ सब पूरा अल्टीमेटली आपके न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड करता है। जितना आप हेल्दी फूड खाएंगे उतना ही आप। तो फ्रोजन फूड का प्रचलन हो चुका है। फ्रोजन फूड लोग, फ्रोजन फूड वही है कि वही उनको अवेयरनेस अपने को देना पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि आपको ये खाना और यही खाना है, इसके अलावा आपको दूसरा आपको नहीं मिलेगा। चीट मील आप कभी कर सकते हो वंस अ वाइल, मतलब एकदम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। बच्चे भी आजकल बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, तो उनको कुछ भी अगर डांट दो तो एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उनको समझा के अच्छे से कि भाई आपके लिए क्या फायदेमंद है, क्या आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, वो उनको गाइड करना चाहिए। स्वास्थ्य जागरूकता तो काफी है, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से और उसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि वो धरातल पर क्रियान्वित हो सके? हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों में रहती है जो डिटेक्ट नहीं हो पाती है। जब तक अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम नहीं हो तब तक हम ना कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ना कोई टेस्ट कराते हैं, बच्चों में स्पेशली। और तो मैं यही चाह रही थी कि स्कूल लेवल पे एक हेल्थ एजुकेशन उनका प्रोग्राम चालू किया जाए, ताकि बहुत सारी जो समस्याएं जो है वो ग्राउंड लेवल पे ही हम ट्रीट कर सकते हैं। बच्चे ये पहला चीज है न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते, तो मैंने बताया कि खून की कमी वगैरह रहती है। और कई बार बच्चे स्कूल में मैंने देखा कि बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है। तो वही रहता है कि हीमोग्लोबिन लेवल उनका बहुत कम होता है। तो स्कूल में हेल्थ चेकअप उनका रेगुलर रहे, जिससे उनका जो बेसिक जो ब्लड टेस्ट है, बहुत सारे सिकलिंग पॉजिटिव रहते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है। तो एक सिकलिंग टेस्ट एक रूटीन उसमें चेकअप में कर सकते हैं उनको, स्कूल में एक हेल्थ कैंप सेटअप करके। उसके अलावा जो है डी वार्मिंग जो है, कीड़े मारने की दवाई वगैरह जो है वो भी रेगुलर वो उनको स्कूल में दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे अब बच्चे छोटे रहते हैं, बहुत सारे उनको जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है। जैसे डीवॉर्मिंग का है वो स्कूल में पहले दिया जाता था, हाँ, लेकिन काफी समय से वो स्कूलों में हाँ, अभी हाँ, प्रॉपर रूप से नहीं दिया जा रहा है। तो वो दे सकते हैं, क्योंकि इन लोग का बताया था कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो कई बार ग्रोथ में भी इशू आता है। तो उसके अलावा पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है वो उनको हेल्थ अवेयरनेस है ही नहीं। कई बार बच्चे गांव से आते हैं या बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनको एजुकेट नहीं कर पाते हैं रिगार्डिंग पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो स्कूल में टीचर्स या डॉक्टर्स की टीम आके उनको गाइड कर सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है, कब स्टार्ट होगा आपका। कई बार उन लोग को पता ही नहीं होता है, बच्चों को जो छोटे बच्चे रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं गांव के लोग। हाँ, नहीं तो उनको ये है कि एटलीस्ट स्कूल में एक अवेयरनेस रहे, एटलीस्ट टीचर एक अवेयरनेस दे कि इस एज में आपको पीरियड स्टार्ट होगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको एजुकेशन पहले से रहे और मेंटली प्रिपेयर रहे बच्चे उस चीज के लिए कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ऐसे हाइजीन
आपको मेंटेन करना है और क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना लेकिन है, आज क्या कल उस पर बात करने से लोग हिचकते हैं, पेरेंट्स तो बात ही नहीं करते हैं। हाँ, तो वो यही हिचक बोल रही हिचक दूर इसीलिए करने एक का। हेल्थ चेकअप, एक रूटीन हेल्थ चेकअप अगर स्कूल में रहे और हम जाके, हमारी टीम जाके उनको, बच्चों को जो एजुकेट करे कि क्या आपके जी लिए चलिए, अच्छा डॉक्टर है। जितेंद्र के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर जितेंद्र, आपको देखकर मुझे आयुष्मान खुराना की मूवी याद आ गई, जिसमें आयुष्मान खुराना डॉक्टर जी, वो मूवी थी जो मेल गायनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी वैसी परेशानियां फेस करनी पड़ती है जैसे वो किरदार वो फिल्म में दिखाया गया है आयुष्मान खुराना का। अब वो सारी चीजें तो फेस करनी पड़ती है सर। जी। मैं अब मेल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो जनरली कोई भी फीमेल रहती है, एक मेल के साथ खुल के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने में उनको थोड़ा सा एक हेजिटेशन होता है। और ये हेजिटेशन गांव में या छोटे जगहों में और बहुत ज्यादा रहता है। इवन मैं अपनी प्रैक्टिस में भी कई लोग देखता हूँ, अच्छा अरे ये तो आदमी है नहीं यार चलते हैं, वो चले जाते हैं। फिर आसपास कई जगह दिखाते हैं, कहीं ठीक नहीं होता, लोगों से पता चलता है कि नहीं वो आदमी है लेकिन स्त्री रोग विशेषज्ञ है, तो उसके बाद फिर आते हैं। आपने एडमिशन क्यों ले लिया फिर गायनोलॉजिस्ट में? मेरा इसके बचपन पीछे- गांव में बीता था। जी, जी। गांव में मैं यही धमधा का ही रहने वाला हूँ। एक दो इंसिडेंट देखा है मैंने जहां पर गायनेकोलॉजिस्ट नॉर्मली शहर में ही उपलब्ध होती थी, गांव में तो पहले होते नहीं थे, बहुत कम जगह में ही रहते थे। तो अगर कोई किसी परिवार में, एक फैमिली में एक मेंबर की डेथ होती है तो वो सिर्फ एक डेथ होती है, लेकिन जब एक गर्भवती माता की मृत्यु होती है किसी भी कारण से हो, तो वो एक नहीं, दो लोगों की मृत्यु होती है। दो लोगों की मृत्यु होती है लेकिन पूरे परिवार के सपने टूटते हैं, और उस चीज को मैंने करीब से देखा है अपने गांव में। तो इसीलिए जब मेरे को मौका मिला पीजी करने का, मैंने बॉय चॉइस गायनेकोलॉजिस्ट बनना स्वीकार किया। मेरे पास ऑप्शन भी थे, सर्जरी का भी ऑप्शन था, मेडिसिन का भी ऑप्शन था, एनेस्थीसिया का भी ऑप्शन था, लेकिन गायनिक ही बनना प्रेफर किया। और आज भी मैं सेवाएं अपनी गांव में ही दे रहा हूं, छोटा सा गांव है। अच्छा, गांव में ही दे रहे हैं? हाँ। और श्री देश में कलाम है। इतिहास से आप देखिए मेल गायनोलॉजिस्ट बहुत बड़े पदों पे पहुंचे हुए हैं। मैं एक बार रिसर्च कर रहा था, कई वीसी बने, कई बहुत बड़े बड़े पद पे पहुंचे। मतलब लीक से हटकर जिसने काम किया है वो उसने कुछ अलग करके दिखाया है। कई लोगों ने किया है, और इवन मैं सिम्स से पास आउट हूँ, बिलासपुर से। वहां पर उस समय एक एचओडी थे, वो रथ सर थे, वो भी मेल गायनेकोलॉजिस्ट ही थे। उनका भी नाम मैंने सुना है। जी हाँ, वो तो है ही। जी। तो छोटी जगहों में जहां तक हो सके मैं अपनी सेवाएं देने की कोशिश करता हूं कि जितना अच्छे से हो सके और जितना कम में हो सके और जितना बढ़िया हो सके। अब बाकी लोग तो जैसे, लेकिन आपने दो चीज अलग हटके की। डॉक्टर अक्सर कोशिश ये करते हैं कि गांव में नहीं जाते, जी। क्योंकि पहले तो एक भारी भरकम फीस भरना पड़ता था एक्ट के तहत। अब तो बहुत सारी चीजें उसमें इजी कर दिया गया है, और वो शहरों की तरफ रुख कर जाते थे। शहरों में अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा पैसा, लेकिन आप गांवों की तरफ रुक के किए, ये थोड़ा सा लीक से हटकर। अब मेरी सोच ही शुरू से थोड़ा सा अलग रहा है। मैं दिल्ली में भी सफदरजंग हॉस्पिटल में काम किया हुआ हूँ जी। और उसके बाद फिर रायपुर में कहारा में भी रहा हूँ लंबे समय तक। तो शहर में तो मैंने काफी रहा है, लेकिन मुझे गांव की ही जिंदगी रास आती है कि गांव ही ठीक है, और गांव में सेवाओं की जरूरत भी रहती है। वहां पर कोई जल्दी से अवेलेबल होता नहीं है। अब जैसे जिस हॉस्पिटल में मैं अभी काम करता हूँ, मैडम लोग तो हमसे काफी ज्यादा सीनियर हैं, इनको पता है आयुष्मान भारत योजना चल रही है, लेकिन एक गर्भवती माता के लिए उसमें कोई लाभ नहीं है। नहीं है, नहीं उसमें। आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते, ऑपरेशन डिलीवरी आप नहीं करा सकते हैं, तो फिर बचा क्या फिर आयुष्मान भारत में गर्भवती माता के लिए? डॉक्टर जितेंद्र, जैसा कि आप घर में, गांव में कर रहे हैं, हाँ और गांव की महिलाएं शहर की महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा संकोची होती हैं, हाँ। तो जब एक मेल डॉक्टर के पास वो आती हैं तो वो काफी असहज महसूस करती होंगी, या ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि आप उनको प्रॉपर वे पहले सहज करिए फिर ट्रीटमेंट करिए, क्या प्रक्रिया रहती है? नहीं, उस समय फिर मुझे फील आता है कि आयुष्मान खुराना मैं ही हूँ। उस समय हेजिटेशन दिखता है, उनके चेहरे पे हेजिटेशन दिखेगा, उनके हस्बैंड को भी थोड़ा सा हेजिटेशन फील होगा। तो इसीलिए जैसा सर ने बताया ना आयुष्मान खुराना करके, तो वो फील आता है। लेकिन जब एक दो बार आते हैं तो फिर उनका नेचर नॉर्मल रहता है, फ्रेंडली रहता है, ठीक रहता है, और उस समय फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन वो फिर बाकियों को भी सजेस्ट करते हैं कि नहीं डॉक्टर ठीक है, बढ़िया है, आप उनको दिखा सकते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया, आयुष्मान भारत का कोई बन नहीं रहा है। अभी सिर्फ अकेला एक छुईखदान का एक हॉस्पिटल है जो बिना किसी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं।
आयुष्मान भारत योजना का सिर्फ कार्ड देखकर ही फ्री में सोनोग्राफी करता है। कोई भी गर्भवती महिलाएं आए, कोई फीस नहीं, सिर्फ आप कार्ड दिखाइए, फ्री में सोनोग्राफी। आप कार्ड दिखाइए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी फ्री में होगी, कोई पैसा नहीं, ना कोई डॉक्टर फीस, ना कोई ओपीडी फीस, ना कोई आपका हॉस्पिटल में स्टे रहने का कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं। अगर ऑपरेशन भी होना है, आप सिर्फ आयुष्मान कार्ड दिखाइए, ऐसा तुरंत आपको 50% डिस्काउंट कि नहीं ठीक। मतलब ये कहा जा सकता है कि आयुष्मान योजना धरातल पे पूरी तरीके से क्रियान्वित हो रही है। नहीं, आयुष्मान योजना धरातल पर पूरी तरह से ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन समय समय के साथ कुछ चीजें बदलती हैं। जब योजना शुरू हुई थी तब सभी हॉस्पिटल में सभी के लिए था। अब हम मैडम तो ज्यादा अच्छे से बताएंगे, हमसे सीनियर हैं और आयुष्मान योजना को शुरू से ही देखा हुआ है। अभी के समय में गर्भवती माताओं के लिए आयुष्मान योजना में कोई लाभ नहीं है। ना आप फ्री में सोनोग्राफी करा सकते हैं, ना आप फ्री में डिलीवरी करा सकते हैं, और ना ही आपको सिजेरियन डिलीवरी भी फ्री में नहीं होगी। आपका कहने का मतलब है कि आयुष्मान योजना जो प्रारंभ में चालू की गई थी तब उसका एक अलग तरीके से होता था, अब उसमें प्रॉपर वे पे फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। संभवतः गर्भवती माताओं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मैं सिर्फ गायनिक के बारे में ही बात करता हूं। ऑर्थोपेडिक, न्यूरो या यूरो या बाकी सब्जेक्ट में बाकी जगह पर क्या हो रहा है उसके बारे में मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, अच्छा है बुरा है कैसा है। लेकिन क्या डिलीवरी का जो गायनेकोलॉजिस्ट के लिए कम से कम ये तो होना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप वहां पर सीजर की आप सुविधा दो या नॉर्मल डिलीवरी की आप सुविधा दो। आयुष्मान भारत से तो फिर कुछ बनता ही नहीं है कहीं के लिए। अब हमने जो शुरू किया है कि आयुष्मान कार्ड देख के, वो बिना किसी गवर्नमेंट से अटैच्ड हमारी तरफ से है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इलाज के कारण या पैसे के अभाव में किसी को कोई दिक्कत हो। क्योंकि जब आप गर्भवती हैं और कार्ड लेके जाते मैंने हैं, व्यवहारिक चीज जो देखी है कि सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने में पैसा भी मिलता है, तो सरकार ये कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा प्रसव जो हो वो सरकारी हॉस्पिटलों में हो, इस और प्रयास उनके ज्यादा रहते हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जहां पर सरकारी अस्पताल में सब सेंटर होते हैं वहां तो डॉक्टर ही नहीं होते हैं, सिर्फ एक एएनएम होता है। एक एएनएम डिलीवरी करा सकता है और कराते भी हैं, और उसके बाद फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो वो रिफर होता है या जो भी प्रॉब्लम रहती है वो फेस करता है। अब सब सेंटर के ऊपर आते हैं हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या तो रूरल मेडिकल असिस्टेंट या किस्मत आपकी अच्छी रही तो एक एमबीबीएस डॉक्टर। अब अगर हम सीएचसी की बात करें तो वहां पर फिर आपको मिलेंगे, हो सकता है कोई स्पेशलिस्ट मिल जाए, ज्यादातर सीएचसी में स्पेशलिस्ट नहीं है, आपको स्पेशलिस्ट मिलेगा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। लेकिन जब आप प्राइवेट में जाते हैं, चाहे मेरा हॉस्पिटल हो कहीं का भी हो, एक एनेस्थीसिया वाला मिलेगा, एक गायनिक सर्जन आपको मिलेगा और उसके साथ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट मिलेगा। जब 3 लोग प्रेजेंट रहेंगे तभी आपकी सर्जरी होगी, ताकि माँ भी ठीक रहे, बच्चा भी ठीक रहे, बच्चे को डिलीवर्ड होते ही तुरंत सारी सुविधाएं मिल सकें। चलिए, एक सिस्टम को हमने समझा कि मौजूदा सिस्टम क्या है। मैं डॉक्टर एमएस खोटेश्वर के पास आना चाहूंगा। मैडम, ये तो बात हुई सिस्टम की, मैं आपके प्रैक्टिस की बात करना चाहूंगा कि आपने प्रैक्टिस में क्या बातें यहाँ पे देखी है, समझी है, क्या चुनौतियां हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, भिलाई के संदर्भ में, क्या आप चुनौतियां देख पाती हैं? हेलो जी। बालोद जो है ग्रामीण एरिया के क्षेत्र में आते हैं, और जितने भी लेडीज आते हैं, महिलाएं आते हैं, उनको बहुत कुछ नॉलेज में नहीं रहता है कि हाइजीन के बारे में नहीं मालूम रहता है, और उन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है। तो सरकारी हॉस्पिटल जैसे जाते हैं, वहां से रेफर कर देते हैं, तो प्राइवेट में वो लोग आते हैं, तो उनको जो बोला जाए कि इसमें ये जांच की जरूरत है, ये करवाना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए ये सब जरूरी है, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा इशू रहता है। और चूंकि जो समस्याएं होती है स्त्रियों को, जी, खासतौर पे उन समस्याओं में क्या कॉमन देख पाती है आप? कॉमन सबसे ज्यादा अभी ल्यूकोरिया चल रहा है, रक्तस्राव होता है, सफेद रक्तस्राव जो, तो उसका उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं रहता है। स्टार्टिंग में लाइटली लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसा हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा होता है तब हॉस्पिटल आते हैं वो लोग, तो उनको जब हम बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, तो सफेद रक्तस्राव होता है तो वो तो सिंपल रहता है, मटमैले आता है, पीले रंग का आता है, तो वो बच्चादानी में गठान होने का एक संकेत देता है। और वही गाढ़ा एक आता है ब्लड मिक्स वाला,
तो उसमें कैंसर होने का भी संभावना होता है। तो ये सब हम जांच करके उनको बताते हैं, पेप स्मीयर कराने की सलाह देते हैं। तो उनको वही रहता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल इशू है, ये सब। मैम, जैसे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र इंटरनेट और बहुत सारी सुविधाओं से जुड़ा हुआ होता है, जी, जी। जबकि ग्रामीण क्षेत्र अभी थोड़ा सा उतना डेवलप नहीं हो पाया है। जी। तो वहां पे क्या इस तरीके से, जैसे आपने कहा कि ट्यूमर या फिर गठान हो जाती है या फिर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ग्रामीणों में जागरूकता अभियान की और आवश्यकता है? जी बिल्कुल आवश्यकता है। उन लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि अभी बहुत ज्यादा देखने को आ रहा है, सर्वाइकल कैंसर देखने के लिए आ रहा है, गठानों की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। तो वो लोग स्टार्टिंग में जो सिंपल डिस्चार्ज होता है तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको नॉलेज समझ नहीं नहीं रहता पाते हैं। तो जागरूकता की जरूरत है कि उनको वहाँ पे ये सब चीजों का जानकारी देने के लिए आवश्यकता है वहाँ पे। चलिए डॉक्टर दीप्ति राठौर के पास आना चाहूंगा और डेंटिस्ट से संबंधित चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। और चूंकि अभी स्त्री रोग से संबंधित मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, दांतों का रख रखाव कितना बेहतर होना चाहिए, इस तो लोग तो ध्यान ही नहीं देते, कौन से पेस्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि विदेशों में कहा यह जाता है जो हम लोग पेस्ट यूज करते हैं काफी हानिकारक माने जाते हैं, कितने ड्यूरेशन आपको करना है, ब्रश क्या करना है, ये इसका इल्म ही नहीं लोगों के पास है। आप क्या देख पाती हैं? सॉरी, एक बार फिर रिपीट। ब्रश जो लोग करते हैं, किस टेक्निक से ब्रश करना चाहिए आम दिनचर्या में, वो लोग समझ नहीं पाते। देखिए, हम जब डेंटल हाइजीन के मेंटेनेंस की बात करते हैं जी। तो कई बार पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि मैं अपने दांतों की बेहतरी के लिए क्या करूं। तो कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है कि दोनों टाइम रूटीन में ब्रश करिए। नॉर्मली हम इंडियंस की आदत है, हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, रात में ब्रशिंग हमारी आदत में नहीं है। पर ये हमारे पहले का जो अपना लिविंग स्टाइल था उसके लिए बिल्कुल सही था। अब हमारी लिविंग स्टाइल चेंज हो गई है, खाने पीने का तरीका चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस भी चेंज करने की जरूरत है। तो रात में ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ताकत की, किसी समय ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। खाना पीना सब करने के बाद लास्ट में एक बार आप दांतों पे ब्रश करिए, एकदम हल्के हाथों से, ताकि दांतों के बीच जो कुछ भी फंसा है वो सब निकल जाए और कुल्ला कर लीजिए। इतना मेंटेनेंस अपने आप में पर्याप्त है। इसके अलावा साल में 2 बार हम डेंटल क्लिनिक में विजिट की सलाह देते हैं। कई चीजें ऐसी जो हम नजरअंदाज कर जाते हैं, जैसे दांतों के केस में, दांत में जब तक कैविटी होती रहेगी, दांत के ऊपर का हिस्सा नॉन वाइटल डेड है, कैविटी होती रहती है, हमको पता नहीं चल पाता, पेशेंट फील ही नहीं कर पाता। जब वो इतना गहरा हो जाता है कि नर्व्स तक पहुंच जाता है, तब उसको पेन या सेंसिटिविटी शुरू होती है, तब पहला लक्षण उसको मिलता है। तब वो हमारे पास आते तो हम बोलते हैं आप लेट हो गए, अब इसकी फीलिंग नहीं होगी, रूट कैनाल करना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए हम सबको सलाह देते हैं कि 2 बार आप साल में डेंटल चेकअप करवाइए। हम देख लेंगे सब कुछ ठीक है कि नहीं। यदि कहीं कुछ अननोइंग आपको जो पता नहीं कैविटी स्टार्ट हो रही, तो हम उसको फिल कर दें, तो आप बाकी के कॉम्प्लिकेशन, आरसीटी, दांत निकालना, उससे बचे रहेंगे। डॉक्टर राठौर, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या फिर मोनोपॉज का समय होता है या फिर अनफॉर्चुनेटली कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, ऐसे समय में एक डेंटिस्ट की क्या भूमिका होगी? जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी महिला के जीवन का हर पड़ाव, प्रेगनेंसी हो, एडोलेसेंस हो, मेनोपॉज हो, इन सब का उनके ओरल हाइजीन से, डेंटल स्वास्थ्य से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महिला का जनरल स्वास्थ्य और उसका ओरल हाइजीन के बीच का एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादातर लोग इसको नजरअंदाज करते हैं। तो मैं सुमन जी आपका और साधना चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी एक ऐसे पॉइंट को उठाने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। हम प्रेगनेंसी से शुरू करते हैं, तो कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका परिवार सबसे पहले सोचता है कि हमको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। पर मैं उनका ध्यान खींचना चाहूंगी कि आपका डेंटल विजिट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो सेंसिटिव हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग होती है और ब्लीडिंग होने लगती है। यदि आप प्रॉपर देखभाल नहीं करेंगे तो एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस, जिसमें मुंह में बैक्टीरिया का लेवल बढ़ने लगता है। आप यदि ध्यान नहीं देंगे तो ये जो बैक्टीरियल लेवल बढ़ रहा है, ये अल्टीमेटली
अर्ली बर्थ में मतलब प्री मेच्योर डिलीवरी जो होती है उस पर लैंड अप होता है, या बच्चे का जो डिलीवरी के समय वेट कम होता है, ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ओरल हाइजीन से जुड़े हुए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने ओरल हाइजीन पर ध्यान दीजिए, दोनों टाइम ब्रश करिए, सफिशिएंट कैल्शियम लीजिए, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकेंड ट्राइमेस्टर में डेंटल विजिट जरूर करिए, ताकि हम आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकें। और जो आपने सपना देखा है कि आपका हंसता मुस्कुराता बेबी इस दुनिया में आए, तो उसकी तैयारी मां बनने के पहले से शुरू करिए। अपने मुस्कान की देखभाल करिए ताकि बेबी स्वस्थ पैदा हो। दूसरा सुमन जी, आपने पूछा मेनोपॉज का। मेनोपॉज? जी जी। एक्चुअली मेनोपॉज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से एक ड्राई माउथ सिंड्रोम होता है। माउथ में सलाइवा का सिक्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। इससे डेंटल केरीज की बहुत प्रॉब्लम आती है, और एक तरीके का जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में पायरिया बोलते हैं, लूजनिंग ऑफ टीथ, इसकी बहुत समस्या आती है। और हमारे देश में और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज्यादा महिलाएं इसको उम्र का तकाजा मान के एक्सेप्ट करके बैठ जाती हैं। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा अपने डेंटल हाइजीन पे ध्यान दीजिए, डेंटल क्लिनिक में विजिट करिए। आजकल बहुत ही अच्छी पेरियोडोंटल सर्जरीज हैं, जिससे हम आपके जो गम्स की का रिसीजन हुआ है उसको हम फिर से पहले जैसा कर सकते हैं। जो दांतों की थोड़ी बहुत मोबिलिटी है उसको बोन ग्राफ्टिंग के जरिए हम मैनेज कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, थोड़ी केयर लीजिए तो यदि आप 100 साल तक इस दुनिया में हैं तो अपने पूरे 32 दांतों के साथ मुस्कुराएंगे। चलिए, मैं डॉक्टर मानसी गुलाटी के पास आना चाहूंगा। आप समाज सेवी भी हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम भी दर्ज है, 1 बेबी 1 ट्री। ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन आप किस मकसद से चलाती है और इसका क्या आपने असर देखा? ये जब बच्चे पेरेंट्स लेकर के जाते थे तो ऐसा लगता था कि उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट मेरे तरफ से हो। तो ऐसा कई हॉस्पिटल्स में देखा कि कई लोग बच्चे के कपड़े या टॉवेल या ऐसा टाइप का देते हैं। तो ऐसा दिल में आया कि ये बच्चों को प्लांट देने से उनको ये जीवन एक रिलेशन बन जाएगा माता पिता का, कि बच्चे के साथ मिला है और इसको बच्चे का नाम दे करके इसको बड़ा करें। ऐसे अभी कई बच्चे आते हैं जो अलग अलग फ्रूट्स, कोई जामुन कोई जाम लेकर के आते हैं कि आंटी ये जो आपने दिया था ना ये उस पेड़ के हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे पौधे भी बढ़ते हाँ, हैं। मेरे को कई जो यहाँ के हैं और कई छत्तीसगढ़ के भी कई लोग हैं जो फोटो भेजते हैं बच्चे के, हर साल हर बर्थडे में जैसे रिलेशन टाइप के बन गए हैं बच्चों से कि वो लोग फोटो भेजते हैं। तो जन्म से ही प्रकृति के साथ उनको जोड़ दिया जाता है। हाँ, तो एक पेड़ मेरे नाम का ऐसा मिशन चल रहा है, 1 बेबी 1 प्लांट। ये एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। हाँ, पर ये 25 साल पहले से एक पेड़ मेरे नाम का चल रहा है मेरा। समय हो चला है इस सेशन को विराम देने का। हम अपने अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और गांधी सर से मैं निवेदन करना चाहूंगी, ललित सर हमारे अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका धन्यवाद करेंगे। सर्वप्रथम गांधी सर से अनुरोध करूंगी, डॉक्टर मानसी गुलाटी जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका धन्यवाद करेंगे। ललित साहू सर, आपसे भी अनुरोध। तमाम विशेषज्ञों ने बहुत सारी विषयों पे विस्तृत जानकारी दी। मैं समझती हूँ ये सत्र हमारा बहुत बेहतर साबित होगा। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर संध्या चक्रवर्ती जी। गांधी सर से अनुरोध करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जाम्बेकर सर। आपका भी साधना न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर दीप्ति राठौर जी। साधना न्यूज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है और प्रतीक चिन्ह भेंट के रूप में आपको प्रदान करता है। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर MS खोटेश्वर। आपकी उपस्थिति साधना न्यूज तहे दिल से स्वीकार करता है। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं और इस सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। मैं समझती हूं कि काफी समय से हम बहुत